गुड इवनिंग एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने तो भाई कमाल कर रखा है। जबरदस्त, लगातार बहुत शानदार तरीके से एक पर एक वैकेंसी का डेट आउट करता जा रहा है और टेंटेटिव डेट भी एग्जाम का बताता चला जा रहा है। आई होप सो जो बच्चे एसएससी से नाउम्मीद हो रखे थे, अब वो एसएससी पर पूरी तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में चयनित हो सकते हैं। एक चयन का एक विशेष तरीका, एक चयन का विशेष मौका विद्यार्थियों को मिला है और वो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्टेनोग्राफी का कोर्स पिछले 1 सालों से या 6 महीने से रगड़ कर किया हो। जी हाँ, शॉर्ट हैंड जिसको हम कहते हैं, शॉर्ट हैंड जिसको हम कहते हैं, ये स्किल होता है एक तरीके का। जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग स्किल रखते हैं अपने पास, है ना। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको टाइपिंग करना पड़ता है और कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर आप स्टेनोग्राफी का यूज करते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट हैंड, दूसरी भाषा में बोलते हैं शॉर्ट हैंड। तो जिन बच्चों ने शॉर्ट हैंड करके बड़े वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हुए थे कि कब आएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफी का एग्जाम, कब अनाउंसमेंट होगा, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आज ही अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर जाओगे, आज ही अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर जाओगे, मैं एक बार आपको ओपन भी करके दिखा देता हूं यहां पर। अगर आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जी हां, एक बहुत शानदार वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुका है और उस वैकेंसी का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाने वाला नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी का एग्जाम। बहुत शानदार है ये एग्जाम। आज ही आपका अनाउंसमेंट हुआ है और उस अनाउंसमेंट में सारी चीजें आपको बताई गई हैं, जिनके सारे पन्नों को आप पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। देखिए, स्टूडेंट को बेसिकली 2-3 चीजें चाहिए। क्या क्या? सर, एग्जाम कब होगा मेरा, मुझे ये पता चल जाए कि सर एग्जाम कब होने वाला है। मतलब सबसे पहले अगर हम बेसिक बात करें, तो सर किस बोर्ड ने एग्जाम निकाला है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाला है जी। किस पोस्ट के लिए एग्जाम निकाला है? स्टेनोग्राफर के लिए निकाला है भाई, स्टेनोग्राफर के लिए निकाला है भाई। और स्टेनोग्राफर में 2 पोस्ट होते हैं, एक ग्रुप सी होता है और एक ग्रेड क्या होता है, डी होता है। माफ करिएगा, ग्रुप नहीं होता है, ग्रेड सी होता है और ग्रेड डी होता है। इन 2 पोस्ट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपके आवेदन को मांगा है और अगर आप उनके आवेदन को भरने के बाद उनके द्वारा लिए गए परीक्षा में अच्छी तरीके से अपने परफॉर्मेंस को देते हैं तो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा चयनित एक कैंडिडेट कहलाएंगे, एक अभ्यर्थी कहलाएंगे, जिसकी बहुत शानदार लाइफ बन जाती है, जिसकी बहुत शानदार एक स्टेबल नौकरी हो जाती है। तो नौकरी की तलाश में जो विद्यार्थी भटक रहे थे, जिन्होंने 12th पास कर रखा है, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है कि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टेनोग्राफर सी और डी के लिए योग्य हैं अगर 12th पास हैं। बाकी सारी चीजें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको वन बाय वन। अगर आप इसके लिए योग्य हैं, 12th पास हैं, आपके पास सारी औपचारिकताएं आप पूरी करते हैं कि इस बोर्ड ने जो जो औपचारिकताएं मांगी हैं, अगर आप सारी चीजों को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इसके फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं और इनकी द्वारा लिए गए परीक्षा में सफल भी हो सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एक ग्लांस देते हैं, एक झलक देखते हैं कि स्टेनोग्राफी जो एसएससी द्वारा निकाला गया वैकेंसी है ग्रेड सी और डी का, इसमें क्या क्या चीजें हमसे डिमांड करता है। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी विद्यार्थी जब अपना एकेडमिक लेवल छोड़ता है, मतलब जैसे वो 12th पास करता है तो उसके बाद वो कॉलेज की लाइफ में चला जाता है और जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों के प्रिपरेशन के लिए 12th से कई मार्ग खुल जाते हैं। 12th से कई मार्ग खुल जाते हैं कि आप यहां भी वैकेंसी ले सकते हो, आप यहां भी फॉर्म भर सकते हो, आप यहां से भी नौकरी ले सकते हो, आप वहां से भी नौकरी ले सकते हो। 12th पास करने के बाद आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2 पोस्ट में मिल जाती है। एक तो एमटीएस में मिल जाती है, मल्टीटास्किंग सर्विस, और दूसरा आपका स्टेनोग्राफी में मिल जाता है। या फिर बच्चे पहले से माइंड मेकअप करते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करनी है या फिर हमें दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है या हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल की तैयारी करनी है। तो अभी हाल फिलहाल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है सी और डी की, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, ये सारी चीजें तो इन्होंने यहां पर लिख रखी हैं, सारी चीजें 1 बाय 1 लिख रखी हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट कोई जानना चाहता है कि भाई बेसिकली हमें ये बता दो कि हम 12th पास किए हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और हमें कैसे पेपर देना है, तो इन सारी बातों को अगर हमें कोई शॉर्ट में समझा दे तो हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। आप सीधे सीधे बस 2-3 चीजें याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा,
सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा, देखिए इसमें 2-3 चीजें खुल जाती हैं एक साथ, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि आपके पास ये जो वैकेंसी आई हुई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रुप ग्रेड सी और डी का, ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात यहां पर आपको एक्सप्लेन किया गया है नोटिस, यानी जो आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर मिलता है, उस नोटिफिकेशन में से मैं कुछ चीजें क्रॉप करके आपके सामने सीधे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि ये फॉर्म का जो डेट निकला है वो आज ही निकला है, नहीं 20/8/2022 को निकला है, और इसको भरने का जो लास्ट तारीख है वो क्या है, 5 सितंबर 2022। मतलब 20 अगस्त को ये फॉर्म निकला है और आज ही से बच्चे बड़ी बुरी तरीके से लग जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि जो भी प्रिपरेशन करके बैठा हुआ है उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो इस क्राइटेरिया में आता है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो वो 5 सितंबर का वेट नहीं करेगा 5 सितंबर का, वो आज कल परसों में ही फॉर्म भर के एकदम छुट्टी पा जाएगा कि भाई मैंने फॉर्म भर दिया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, नाउ अब मेरा दूसरा स्टेप ये है कि अब मैं इसके प्रिपरेशन पे लग जाऊं कि इसका कैसे मुझे प्रिपरेशन करना है। तो मैं आपको सारा एकदम विश्लेषण करके यहां बता दे रहा हूं, और आप भी फटाफट कल की तारीख में फटाफट जाके जल्दी से फॉर्म भर जाइएगा, और भरने के बाद इसके प्रिपरेशन पर एकदम एकाग्रचित होकर लग जाइएगा, कॉन्सेंट्रेट करके लगिएगा, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए। देखो, सबसे पहली बात कि अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हो तो फॉर्म भरने की तारीख 20 तारीख से लेकर 5 सितंबर के बीच में है, यानी 20/8/2022 से लेकर 5/9/2022 तक। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो सोचने लगते हैं कि अभी डेट और बढ़ेगा, 5 के बाद भी आगे जाएगा, 6 बनेगा, 7 बनेगा, 8 बनेगा, तो आप इसके लिए ज्यादा वेट मत करिए, हो सकता है बढ़ जाए, कई परिस्थितियों में बढ़ा है, कभी कभी सर्वर से नहीं होता है, एसएससी का सर्वर उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो कई बार डेट बढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप प्रयास करके कल परसों में फॉर्म फिलअप कर लीजिए, संडे या फिर मंडे को फॉर्म फिलअप कर लीजिए। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये लास्ट तारीख है, आपका बोला गया है कि 5 सितंबर को लास्टली आपका फॉर्म लिया जाएगा, उसके बाद फॉर्म आपका नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो एक इस बात को याद रखिएगा, कल परसों में ही आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, वो भी आपको 5/9/2022 तक दिया गया है, बिल्कुल वेट मत करिएगा, फटाफट फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और बाकी इसमें दिया गया है कि 7/9 तक अगर आपके फॉर्म में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कई बार बच्चा होता है कि उसमें जो फोटो का साइज मांगता है वो फोटो का साइज नहीं दे पाया, या फिर कोई डाटा जो है वो गलत हो गया, फादर के नेम में कुछ गलती हो गई, या आपके नाम में कुछ गलती हो गई, या मदर के नेम में कुछ गलती हो गई, कुछ भी इन केस अगर आपसे इनकरेक्ट डाटा चला जाता है तो आप उस डाटे को मतलब करेक्ट करवा सकते हैं। कब तक? 7 सितंबर 2022 तक। पहली बात तो फॉर्म भरिएगा तो बहुत केयरफुल होकर भरिएगा, बिल्कुल भी गलती ना हो, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में मैंने देखा है कई बच्चे, जब सबका एडमिट कार्ड आ रहा था तो कई बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा ये डाटा गलत हो गया था, अब उसको कैसे रिवाइज करूं, मेरा तो लॉगिन ही नहीं दिखा रहा है, मेरे बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपसे गलती हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा इस फॉर्म को भरते समय आप एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर और एकदम मन को एकाग्रचित करके भरिएगा। फॉर्म भरना भी एक कला है बेटा, जिस तरीके से आप सेंटर हॉल पर जाकर एग्जाम देते हैं उसी तरीके से फॉर्म को भी कॉन्सेंट्रेट होकर भरिएगा, मजाक में फॉर्म को बिल्कुल मत भरिएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो हमें डेट पता चल गई कि सर 20 अगस्त से अनाउंस हुआ है, 5 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद हमें कुछ और फॉर्मेलिटीज जानना होता है, जैसे फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म वही भरेगा जो भारत का नागरिक हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सर इसमें क्या एज लिमिट रखा गया है। देखो 2 ग्रेड है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि 2 ग्रेड है, एक तो ग्रेड आपका क्या है सी ग्रेड है और एक ग्रेड क्या है आपका डी ग्रेड है। तो आप किस ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो? अगर आप सी ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मतलब कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 1992 यानी 1992 से पहले और 2004 के बाद की जन्म तिथि जिनकी है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 92 के पहले वाले और 4 के बाद वाले। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का अगर आप फॉर्म भरते हो तो इसके लिए जो एज एलिजिबिलिटी दी गई है वो 18 से 27 साल की दी गई है, मतलब 95 के पहले और 2004 के बाद का, ठीक है।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये तो एज लिमिट हो गई। सर रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं? तो भाई देखो, भारत सरकार के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसमें सभी कैटेगरी को पूरा मद्देनजर रखा जाता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हो, अदर बैकवर्ड क्लास से हो, अगर आप एससी एसटी हो, या आप ईडब्ल्यूएस हो, या फिर आप हैंडीकैप्ड हो, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन आपको यहां पर मिल जाता है। जैसे 5 साल मिल जाता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, ओबीसी को मिल जाता है 3 साल। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल है, यहां पर जो एज लिमिट है 18 से 27 साल है। इसमें अगर आप ओबीसी हैं, इसमें अगर आप एससी एसटी हैं तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ऐसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। फॉर्म कभी भी फिलअप करिएगा तो आपको फिलअप करने के लिए यहां पर मैंने वेबसाइट दे दिया है, ठीक है। आप इसी वेबसाइट पर यानी SSC.nic.in पर जाएंगे। जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, जैसे मैंने यहां पर अभी आपको दिखाया है कि जैसे ही आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको इस तरीके का कुछ लोगो दिखाई देगा, और इस लोगो को देखने के बाद आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इसको पूरी नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई करने का अलग एक एरिया होता है। जैसे यहां पर आप यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह सब डालेंगे और यहां पर से आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगा। उसी लॉगिन आईडी को लेकर आप आगे फर्दर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें होंगी सर। तो इसमें देखो, एक तो ये हो गया कि आपको फॉर्म भरना है कहां पर, SSC.nic.in से जाकर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, सीधा सा एक मुद्दा जो बनता है वो मुद्दा ये है कि स्कीम ऑफ एग्जाम, जी हां, हमारा जो चयन होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हम जैसे विद्यार्थियों का जो चयन करेगा उसका क्या परिमाप है, वो किन मापदंडों पर लेकर हमें चलेगा, कैसा परीक्षा लेगा, अंततः मैं कहूं तो कैसा परीक्षा लेगा वो। तो परीक्षा में देखिए सीधी सीधी बात है, आपके पास तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, उसके साथ आपका जनरल अवेयरनेस, और उसके साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। केवल ये 3 पार्ट से आपका एग्जाम होगा। 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पहला होगा आपका लिखित और दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट। जो लिखित परीक्षा होगी, उस लिखित परीक्षा में आपसे 50 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन। अब आप समझ सकते हो कि अगर स्टेनोग्राफी में मैथ्स नहीं आ रहा है, उन विद्यार्थियों को जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, अगर उन्हें मैथ्स नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उनका जो अटेम्प्ट होना चाहिए वो किस पर होना चाहिए? रीजनिंग पर होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस पे होना चाहिए और इंग्लिश पर होना चाहिए। तो मैं बात अगर इसकी करता हूं तो यहां पर 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जो 50 क्वेश्चन है उसके लिए मार्क्स कितना निर्धारित किया गया है? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का निर्धारित किया गया है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा। यहां मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि आपका 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। मतलब अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 0.25 नंबर कटेंगे, और अगर आप 4 प्रश्न लगातार गलत कर जाते हो तो आपका एक सही प्रश्न जिस पर आपको 1 नंबर मिला था वो भी आपका कट जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही कंसंट्रेशन से आप इसके फॉर्म को भी फिलअप करिएगा और इसकी प्रिपरेशन में अपने आप को डिवोट करिएगा, राइट। उसके बाद आपके पास जनरल अवेयरनेस आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे सरकार, ये भी कितने नंबर के होंगे? 50 मार्क्स के होंगे। और बात अगर मैं करूं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, तो यहां पर एक हैवी मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स कितना होगा? 100 मार्क्स का है। मतलब टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो 50 और 50 100 हो गए और ये 100 हो गए, टोटल 200 मार्क्स का आपका, टोटल 200 नंबर के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और 200 क्वेश्चन के मार्क्स आपके कितने होंगे सरकार? 200 के मार्क्स होंगे। मतलब 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, बहुत सारे विद्यार्थी तो इन तहों तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, वो सीधे सीधे फॉर्म भरकर प्रिपरेशन पे लग जाते हैं। लेकिन मैं उनको एक बात बता दूं कि कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी विद्यार्थी जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है ना, तो सबसे पहले अगर वो स्टेनोग्राफी का प्रिपरेशन कर रहा है तो सबसे पहले एक चीज को वो जरूर ध्यान रख ले कि अगर मैं स्टेनोग्राफी का पेपर 2022 में देने जा रहा हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि 2021 में और 2020 में कितने नंबर पर विद्यार्थी चयनित हुए थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टेनोग्राफ के इस एग्जाम में। तो मैं आपको अभी वो भी डाटा दे देता हूं। बहरहाल ये आपका स्कीम है कि एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा, जिसको आप स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं,
जिसको आप स्किल टेस्ट भी कह सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट हैंड हिंदी में सीखा है, यानी स्टेनोग्राफी के इस पार्ट में जहां पर आपको अपने स्किल यानी एक कला को प्रदर्शन करना रहता है, कला मतलब ये डांसिंग सिंगिंग नहीं है, ये एक अलग ही प्रकार की कला है जिसको सीखने में काफी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं उन बच्चों का डिवोशन भी देखा हूं जो मेहनत करके बैठे हुए हैं। तो अगर आप उस कला से पूरी तरीके से परिचित हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट हैंड हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, और हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग मापदंड यहां पर रखा गया है। जैसे टाइम ड्यूरेशन इन मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, ये पैरा 7 में दिया गया था। अगर आप इंग्लिश में करते हो तो 50-70 है, और अगर हिंदी में करते हो तो 65-90 रखा गया। अगर आप ग्रेड सी के लिए डालते हो तो 40 और 55 का रेशियो रखा गया है, और 55 और 75 का रेशियो रखा गया है ग्रेड सी के हिंदी के लिए। मतलब यहां पर आप ग्रेड डी और सी हिंदी देख सकते हो, और ग्रेड डी और सी इंग्लिश भी दोनों देख सकते हो। तो ये दो चीजें हो गई आपकी। सबसे पहला आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस फेज में आ पाओगे, तो उस फेज पर आपको बहुत मेहनत करना है, याद रखिएगा। अब मैं बात उस चीज की करने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कि जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो एक चीज ये भूल जाते हैं समझना कि भाई एक बात तो पता चल जाए कि अगर मैं 2022 के नवंबर महीने में, इसका जो टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया गया है, नवंबर महीने में अगर मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो उसके लिए 2021 और 22 में वो कौन से विद्यार्थी थे, कितना नंबर लेकर आए थे जो सेलेक्ट हुए हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आप 2021 की बात करते हो, 2021 की बात करते हो कट ऑफ के बारे में, अगर 2021 की बात करते हो कट ऑफ के बारे में, तो हम जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 146.79323, मतलब 147 मार्क्स मान के चलो यार, आउट ऑफ 200। 200 में से जिनका भी 147 नंबर था उनका प्रीलिम्स निकला था, मतलब पहला पेपर निकला था। वैसे ही ओबीसी के बारे में, एससी के बारे में और एसटी के बारे में, ईडब्ल्यूएस, अदर हैंडीकेप्ड के बारे में, सबके बारे में एक अलग अलग, आपको पता ही है बोर्ड जो है सभी के लिए अलग अलग कट ऑफ निकालता है। इन कट ऑफ पर जो कैटेगरी के लोग अप्लाई किए रहते हैं वो जब चयनित हो जाते हैं तो उनको स्किल टेस्ट लिए बुलाया जाता है। मतलब 2021 में जो फाइनली कट ऑफ हम इसको मान के चलते हैं, हम इसको टारगेट करके चल रहे हैं कि यही हमारा आना चाहिए, वो 146 पॉइंट समथिंग था। याद अपने जहन में बसा लीजिएगा कि 146 नंबर, मतलब हमारा टारगेट होना चाहिए आउट ऑफ 200 150 नंबर कम से कम हमें स्कोर करना है, तब जाके हमारी बात कहीं एकदम कांस्टेंट बन जाएगी, राइट। और अगर बात हम 2020 की करते हैं तो 2020 में जो ये कट ऑफ गया था वो अनरिजर्व के लिए देखिए यहां पर 146, मतलब लमसम जो पिछले 21 वाला गया था वही है। बाकी एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, अदर हैंडीकैप कैटेगरी, विजुअली हैंडीकैप, सभी के लिए अलग अलग जो कट ऑफ बनता है वो यहां मेंशन किया गया। तो मैं सारी चीजें तो नहीं, मैं बेसिकली यहां पर ये फाइट करना चाहता हूं कि आप जो नंबर अपना लेकर चलिए वो इसको टारगेट कर लीजिए, इसे टारगेट कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है ताकि हमें कोई इस वैकेंसी से बाहर ना कर पाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से मैं दे रहा हूं। आप सभी लोग ये जो वैकेंसी निकला है स्टेनोग्राफर सी और डी का, इसके लिए फटाफट जो भी एलिजिबल हैं, जिन्होंने 12th पास किया है, जिनकी एज लिमिट यहां तक बनती है कि वो इस एज लिमिट की क्राइटेरिया में आते हैं, वे सभी बच्चे कल और परसों में अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के जरूर अपने पास रख लीजिएगा। भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप उसके द्वारा अपने करेक्शन को करवा सकते हैं या अपनी कमियों को जान सकते हैं। बहरहाल फॉर्म भरने से पहले फिर से मैं एक बार बता दूं, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर फॉर्म भरिएगा, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपके सामने। और अब बात स्पेशली मैं कहूं तो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो नवंबर में होने जा रहा है। नवंबर की किस डेट को ये तो अनुमानित हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहो तो अभी अगस्त के कुछ दिन, सितंबर का पूरा महीना और नवंबर के कुछ महीनों में अगर हम बात करें, इसमें अलग से रीजनिंग की बात करें जिसके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने, अगर मैं उसकी बात करूं तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, विच इज वेरी वैल्यूबल, बहुत ही ज्यादा मान्य रखेगा आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए, एग्जाम में नंबर को स्कोर करने के लिए, क्योंकि हमें अपना टारगेट आउट ऑफ 200 200 में से 150 नंबर तक ले जाना है। तो रीजनिंग स्पेशल का एक बैच इसी क्रम में आपके सामने लाया गया है, बैच नंबर 19, और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है कब, 24 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है।
जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पूरा ध्यान में रखकर, इसको पूरा ध्यान में रखकर इसके सिलेबस को कंप्लीट करवाता है, चाहे आप सीजीएल का दे रहे हो, चाहे आप एमटीएस का दे रहे हो, चाहे आप सीएचएसएल का दे रहे हैं, चाहे आप स्टेनोग्राफर का दे रहे हैं, या फिर आप एसएससी में एई और जेई का एग्जाम दे रहे हैं। किसी भी एग्जाम को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो प्रस्तावित होता है एग्जाम, उसमें कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो एग्जाम के लिए आप 24 अगस्त से जो बैच स्टार्ट है, याद रखिएगा मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूं, ये शाम को 6 बजे बैच स्टार्ट होगा। कितने बजे? शाम को 6 बजे, यानी इवनिंग 6 PM पर ये बैच स्टार्ट होगा। और इस बैच में आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा या उसके और भी और भी जो पार्ट होते हैं, जैसे रेलवे जो एग्जाम निकालता है, दिल्ली पुलिस जो एग्जाम निकालता है, यूपी पुलिस जो एग्जाम सितंबर में प्रस्तावित है, निकलने वाला है, इन सारे एग्जाम को मद्देनजर रखकर एकदम बेसिक टू हाई लेवल आपको कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ इसके और मैं कुछ प्लस पॉइंट आपको बता देता हूं, इसके और मैं कुछ प्लस पॉइंट बता दे रहा हूं कि अगर आप इस बैच को लेते हो तो इस बैच में आपको और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आपको पहले से ही कुछ वीओडी क्लासेस मिल जाएंगी। वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड, जो कि रिकॉर्डेड होंगी, मतलब 60 to 70 क्लासेस आपको पहले से मिल जाएंगी। इन 60 और 70 क्लासेस से आप अच्छी तरीके से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। मतलब नवंबर में अगर आपका एग्जाम है तो आप, हो सकता है नवंबर से और डेट आगे शिफ्ट हो जाए, नवंबर के लास्ट तक चला जाए, या अक्टूबर का फर्स्ट वीक चला है, तो टोटल मिला के आपका सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अगस्त ये तो हो गया, सितंबर और अक्टूबर, हो सकता है आपको पूरा 2 महीना मिल जाए। तो 2 महीने में आप रीजनिंग स्पेशल के इस बैच के द्वारा अपनी लाइव क्लास करके सारे टॉपिक्स तो क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ आपके पास जो पहले से ही 60 से 70 वीडियो आपको जो मिलेंगे, 60 से 70 वीडियो जो मिलेंगे टॉपिक वाइज रहेंगे, उनसे भी आप अपनी सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? और ये बैच में आपको चलेगा कब? मंडे टू फ्राइडे ये बैच आपका चलेगा, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपका डाउट सेशन होगा, क्लास पीडीएफ आपको मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी आपके पास 9 महीने तक रहेगी। मतलब अगर आप इसके बाद यूपी पुलिस का बैच कोई ज्वाइन करते हो, या फिर आप दिल्ली पुलिस का कोई फॉर्म भरते हो, या उसका बैच कोई ज्वाइन करते हो, तो उस बैच तक भी ये आपकी वैलिडिटी 9 महीने तक बनी रहेगी। मतलब आप ये मान के चलो कि सितंबर में अगर आपका बैच यूपी पुलिस का, सितंबर में अगर आपका नोटिफिकेशन यूपी पुलिस का आने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत यूजफुल बैच कहलाएगा आपका। तो हम सभी लोग मिलेंगे 24 अगस्त को शाम 6 बजे। आना ना भूलिए, जुड़ना ना भूलिए। एक शानदार टॉपिक से आगाज करेंगे, जो एसएससी से भी रेलेवेंट होगा, स्टेनोग्राफी से भी रेलेवेंट होगा, और आपका यूपी पुलिस से भी रेलेवेंट होगा। जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए यूजफुल, रेलेवेंट, बहुत शानदार सा टॉपिक होगा। मिलेंगे हम सभी लोग 24 अगस्त को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद।